नमस्कार। आज हम एक काफ़ी जटिल और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है विकिपीडिया से और अन्य स्रोतों से, और हमारा मकसद है इस लंबे कई परतों वाले संघर्ष की जड़ों को समझना, मुख्य घटनाओं और उनके मायने पर बात करेंगे। देखिए, ये कहानी फरवरी 2022 से कहीं ज़्यादा पुरानी है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत अगर देखें तो 2014 के यूरो मैदान विरोध प्रदर्शनों से हुई। इसके चलते यूक्रेन के जो उस वक्त के रूस समर्थक राष्ट्रपति थे, उन्हें देश छोड़ना पड़ा। और इसके तुरंत बाद ही यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस समर्थक प्रदर्शन हुए, और फिर क्रीमिया में वो बिना पहचान वाले रूसी सैनिक दिखने लगे। ये एक बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और देखिए कितनी तेजी से हुआ ये सब। इसके फौरन बाद ही रूस ने वहाँ एक, कहना चाहिए, विवादित जनमत संग्रह कराया और उसी के आधार पर क्रीमिया को रूस में मिला लिया। कुछ लोग तो इसे क्रीमियन तख्ता पलट भी कहते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि बाद में एक रूसी कमांडर थे, इगोर गिरकिन, उन्होंने खुद माना कि हाँ, उन्होंने सांसदों को वोट देने के लिए एक तरह से मजबूर किया था। अच्छा, ये तो सीधी स्वीकारोक्ति हो गई। जी, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी अलग और जटिल थी उस वक्त। और क्रीमिया के बाद अप्रैल 2014 में मामला पूर्वी यूक्रेन पहुंच गया, डॉनबास इलाके में। वहां रूस समर्थित अलगाववादियों ने कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया, और फिर वो डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, डीपीआर, एलपीआर, इनकी घोषणा कर दी। हाँ, और इसमें रूस का रोल बहुत अहम था। पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन लगातार समर्थन मिलता रहा इन अलगाववादियों को, सैनिक, हथियार, बाकी मदद, सब कुछ। और इसी वजह से ये जो संघर्ष था, ये सालों तक खिंचता चला गया। बाद में तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी और मानवाधिकार के यूरोपीय न्यायालय ईसीएचआर, इन संस्थाओं ने भी ये माना कि 2014 से ही इन इलाकों पर रूस का ही असल में नियंत्रण था। अच्छा जी, बीच में वो मिन्स्क समझौते हुए जरूर शांति के लिए, पर वो कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हो पाए। नतीजा ये हुआ कि एक तरह का फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, या कह लें स्थिर युद्ध बन गया। लड़ाई पूरी तरह कभी रुकी ही नहीं। यानी शांति की कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। और फिर आया 24 फरवरी 2022, वो तारीख जब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर एक बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने इसे विशेष सैन्य अभियान कहा, और इसके लक्ष्य बताए यूक्रेन का विमुद्रीकरण और विनाजीकरण। ये वो शब्द थे जिनका यूक्रेन और दुनिया भर के कई देशों ने जोरदार खंडन किया। कहा ये आक्रमण का महज एक बहाना है। बिल्कुल सही कहा। इस आक्रमण की पूरी दुनिया में निंदा हुई, रूस पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे, और दूसरी तरफ यूक्रेन को बड़ी मात्रा में सैन्य और आर्थिक मदद मिलनी शुरू हुई। शुरुआती महीनों में रूसी सेना कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही, उन्हें पीछे हटना पड़ा। बाद में यूक्रेन ने भी जवाबी हमले किए, कुछ इलाके वापस ले लिए। फिर सितंबर 2022 में रूस ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खरसोन और जापोरिजिया को अपने में मिलाने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये वो इलाके थे जिन पर उनका पूरी तरह कब्जा भी नहीं था। हाँ, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। जी बिल्कुल नहीं, इसे अवैध माना गया। 2023 तक आते आते जमीनी हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, एक तरह का गतिरोध बन गया। और हाल की घटनाओं में देखें तो अगस्त 2024 में यूक्रेन का रूस के अंदर कुर्स्क क्षेत्र में हमला करना, और फिर उत्तर कोरियाई सैनिकों की भागीदारी की खबरें आना, जिसकी पुष्टि अमेरिका, नाटो और बाद में रूस ने भी की। ये नए मोड़ है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पे टैंक और तोप से ही नहीं लड़ी जा रही है ना? इसमें कुछ और पहलू भी हैं शायद। बिल्कुल, इसे अक्सर हाइब्रिड युद्ध कहा जाता है। इसमें पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ और भी चीजें शामिल हैं, जैसे रूस पर साइबर हमलों के आरोप लगते रहे हैं। 2015-16 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला हुआ था। वो शायद पहला ऐसा सफल साइबर हमला माना जाता है किसी देश के पावर ग्रिड पर। अच्छा। इसके अलावा एक बड़ा सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। इसमें रूस की तरफ से यूक्रेन की जो राष्ट्रीय पहचान है, उसका इतिहास है, एक आज़ाद देश के तौर पर उसका वजूद है, उसी पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ये भी युद्ध का एक अहम मोर्चा है, और जहां जमीन पर कब्जा होता है, नियंत्रण होता है, वहां अक्सर मानवाधिकारों का सवाल उठता है। इस मामले में क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, ये भी एक बहुत ही गंभीर पहलू है इस पूरे संघर्ष का।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स है और भी मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं। उनके मुताबिक रूसी कब्जे वाले इलाकों में गंभीर उल्लंघन हुए हैं, जैसे लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना, यातना देना, लोगों का गायब हो जाना, बोलने की आज़ादी पर पाबंदी, यूक्रेनी भाषा और संस्कृति को दबाने की कोशिश करना और जबरन लोगों को रूसी नागरिकता देना। ये भी सामने आया कि जिन लोगों ने रूसी पासपोर्ट लेने से मना किया, उन्हें कई बार जरूरी सेवाओं और अधिकारों से भी वंचित किया गया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना पर भी युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। युद्ध में अक्सर दोनों तरफ से उल्लंघन होते हैं। तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ नजर आता है कि 2022 का जो ये आक्रमण था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये दशकों पुराने तनाव, इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं, भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और खासकर 2014 से जो एक अनसुलझा संघर्ष चल रहा था डोनबास में, उसी का एक बहुत ही खतरनाक विस्तार है। हाँ, बिल्कुल। और शायद अंत में एक विचारणीय बिंदु ये छोड़ा जा सकता है श्रोताओं के लिए कि इस पूरे संघर्ष में बाहरी ताकतों की भूमिका, जैसे नेटो है, अमेरिका है और अब उत्तर कोरिया का नाम भी आ रहा है, ये भूमिका लगातार कैसे बदल रही है। और साथ ही जो आर्थिक पहलू हैं, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम जैसी गैस पाइपलाइनें थी, ऊर्जा के स्रोत, व्यापार, ये सब चीज़ें कैसे विकसित हो रही हैं, ये सारे कारक मिलकर भविष्य में इस संघर्ष की दिशा क्या होगी और दुनिया की प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी, इसे किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, इस पर गौर करना, सोचना बहुत महत्वपूर्ण होगा।